हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अखिलेश, सुरेश, राकेश, सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट आपने थंबनेल में देखा है, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज का जो हमारा 10th वाला पार्ट है वो हम बात कर रहे हैं। मूलाराम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। टेस्ट सीरीज का हमारा 10th वाला जो पार्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके संरक्षण पर आधारित है? तो चार ऑप्शन आपको गिवन है। देवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, स्वागत है देवेंद्र आपका। क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं कि मीन्स जब भी किसी धातु पर या किसी मेटल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट प्रकाश आपतित होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाते हैं, इमिट होना स्टार्ट कर जाते हैं, उत्सर्जन होना आरंभ कर देते हैं। तो प्रकाश की इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब भी किसी धातु पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, वर्क फंक्शन मीन्स कार्यफलन कहते हैं। तो यह कार्यफलन हमारा कैसे दिया जाता है, दैट इज फाई इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच क्या हमारा प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। एच हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांक कांस्टेंट को, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और म्यू क्या है वहां पर, फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारी एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति पर या फिर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्यफलन है, ये कार्यफलन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रहता है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। प्रिंसिपल इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फाइनल ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो करता है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये वेव से है। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको जुम्बल्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन्स मिक्स क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। मूलाराम बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस का कोर्स कब चालू होगा। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस का कोर्स भी चालू होगा जैसे जैसे हमारी एग्जाम की डेट या फिर जैसे जैसे हमारा जो ऑफलाइन बेचेज में सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा, उसके बाद में हम आपका इसका टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सोनोमीटर स्ट्रिंग एंड ए ट्यूनिंग फोर्क आर साउंडेड टुगेदर, दे प्रोड्यूस 6 बीट्स per second when the length of the string is either 95 centimeter or 100 centimeter, then the frequency of tuning fork is। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पूछिए। क्वेश्चन क्या बोला है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक सोनोमीटर स्ट्रिंग और एक ट्यूनिंग काटा एक साथ बजता है, मतलब जो हमारा स्वरित्र है वो और ट्यूनिंग फोर्क जो हमारा सोनोमीटर इसका वायर है वो एक साथ बजता है और 6 बीट प्रति सेकंड वो उत्पन्न करते हैं। जब डोरी की लंबाई 95 सेंटीमीटर हो या फिर 100 सेंटीमीटर हो तो स्वरित्र की आवृत्ति हमसे पूछी गई है, मीन्स हमें ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एन कंसीडर कर लेते हैं। कि मीन्स लेट अस कंसीडर कि माना कि स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है, स्वरित्र की आवृत्ति को हमने क्या मान लिया है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को हमने एन मान लिया है। स्टूडेंट जब भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एन है और सोनोमीटर वायर की अलग अलग लंबाइयों पर आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, तो मीन्स अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले 95 वाला जो वायर है इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूं F1 हम मान लेते हैं, और दूसरा वाला जो वायर है 100 सेंटीमीटर का उसकी फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं F2। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि मीन्स 6 बीट्स उत्पन्न करता है, वो मीन्स 6 हमारे बीट्स पर सेकंड डेवलप करता है।
तो हमारा आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति n है, तो माइनस n बराबर कितना हो जाएगा 6 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से F2 बराबर माइनस 6 हर्ट्ज हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी मैं सोनोमीटर के बारे में बात करता हूं तो जो सोनोमीटर का जो वायर है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा इसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। महाकाल का भक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है महाकाल का भक्त आपका। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करने वाली है, बढ़ने वाली है। यहां पर आपको दो लेंथ गिवन है, एक तो 95 सेंटीमीटर गिवन है और एक 100 सेंटीमीटर गिवन है। बात करते हैं कि मीन्स अगर हमारा L1 जो कि फ्रीक्वेंसी F1 है, L1 इज लेस देन L2 है तो फ्रीक्वेंसी हमारी रेसिप्रोकल होती है, तो दैट इज F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। इस तरीके से बनने वाला है। तो जब भी हमारा F2 ग्रेटर देन F1 है तो ये फॉर्मूला हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फॉर्मूला हमारे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होने वाले हैं। मीन्स F1 का वैल्यू कम है तो यहां से हम लिखेंगे n माइनस F1 शुड बी इक्वल टू 6 और F2 का वैल्यू ज्यादा है तो इसको मुझे एज इट इज रखना, दैट इज F माइनस F2 माइनस n बराबर 6, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 जो 100 सेंटीमीटर का वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है, सॉरी ये इस तरीके से बनेगा कि मीन्स L1, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, L1 इज ग्रेटर देन, L1 इज लेस देन L2, तो L1 इज ग्रेटर देन F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहां से ये क्या बना लेगा, यहां से ये बनाने वाला है हमारा किस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज F1 माइनस n इक्वल टू 6 और n माइनस F2 इक्वल टू 6। इस तरीके से ये बनाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन से मैं F1 और F2 का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो यहां से हमारा F1 का एक्सप्रेशन कितना आने वाला है, n इधर जाएगा, जहां पर n क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, स्वरित्र की जो आवृत्ति है उसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, n से प्रदर्शित किया है। तो जो पहला वायर है इसके अंदर हमारी आवृत्ति कितने रहने वाली है, F1। और अगर मैं दूसरे वाले के लिए बात करता हूं F2 के लिए, दूसरे वाले वायर के लिए 100 सेंटीमीटर वायर के लिए फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता हूं तो कितनी रहने वाली है F2 बराबर रहने वाला है n माइनस 6 और यहां पर रहने वाला है n प्लस 6। स्टूडेंट हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मीन्स फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, तो हम यहां से बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करवाऊंगा, मीन्स F1 अपॉन F2 का रेशियो कितना रहने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, तो दैट इज L2 अपॉन L1। और L2 और L1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 100 और 95 गिवन है। तो मैं पुट करता हूं यहां पे, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 95। F1 और F2 का वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं ट्यूनिंग फोक के इसमें रेस्पेक्ट में। तो n प्लस 6, n माइनस 6 को मैं यहां पर पुट करता हूं तो कितना बनाएगा ये, n प्लस 6 अपॉन n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 95। सॉल्व कर देते हैं इसको यहीं पे, तो सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट होके 20 अपॉन 5 से ये 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, 45 दैट इज 19 टाइम। इस तरीके से बनाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 19n माइनस 19 इंटू 6 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगी कितना बना लेगा, 20 इंटू n माइनस ये 20 इंटू 6 दैट इज कितना बना रहा है ये 120 बना रहा है। सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर मैं 19 को उधर लेके जाता हूं और 120 को इधर लेके आता हूं तो 120 इक्वल टू कितना बना लेगा, 120 माइनस कितना बनाएगा, ये 4 टाइम 5 6 11 114 बना लेगा ये इस तरीके से। और अगर मैं इसको उधर की तरफ लेके जाता हूं तो 20n माइनस 19n दैट इज n बना लेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करने में हमारा थोड़ा सा इसको, अगर मैं इसको इसी तरीके से रखता हूँ 100 अपॉन 95 तो मूव करवाते हैं 95 प्लस 95 इंटू 6 इक्वल टू 100 एंड माइनस 600। सॉल्व करते इसको
तो यहाँ से ये कितना बनाएगा 5n इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर प्लेस करवाता हूँ तो 95 इंटू 6 प्लस 600, दैट इज सॉल्व करने के बाद में ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका 570 के आसपास बना रहा है, ये 570 प्लस 600 दैट इज कितना बनाएगा ये 11 समथिंग ऐसा ये बनाने वाला है, 170 के आसपास ही बनाएगा ये। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1170 के आसपास बना रहा है 5n। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है, आने वाला है 170/5 दैट इज कितना बनाएगा ये फाइनली हमारा, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो फाइनली कितना बना रहा है 234, इतना हमारा इसका फ्रीक्वेंसी आने वाला है। दैट इज राइट ऑप्शन क्या बनाएगा इसमें, राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा राइट ऑप्शन था। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का है, यहां के बाद में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और n का वैल्यू फाइंड करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस देन नेचर ऑफ इमेज वुड बी, नेचर ऑफ इमेज पूछा है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है वक्रता केंद्र पर रखा है, और हमें पता है कि वक्रता केंद्र पोल से हमारे कितने डिस्टेंस पर रहता है, ध्रुव से हमारा कितने डिस्टेंस पर रहता है, 2f डिस्टेंस पर रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2f। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है 2f, दैट इज f के हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। तो फाइनली ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा पोल से कितनी दूरी पर है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमेशा कॉन्केव मिरर के अंदर जितनी भी डिस्टेंस हम लाइट के अपोजिट में लेते हैं, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में लेते हैं, वो सारी की सारी डिस्टेंस कैसी रहती है, हमारी नेगेटिव में रहती है। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, माइनस रहने वाली है। सपोज मैं मान लेता हूं कि मीन्स हमारा जो फोकल लेंथ है वो भी आपका कॉन्केव मिरर के लिए कितना रहेगा, क्वेश्चन में आपको 16 गिवन है, तो हमारा -16 सेंटीमीटर रहने वाला है। मैं मान लेता हूं कि बीच जो हमारा इमेज है, इमेज कहां फॉर्म होने वाला है, वी लोकेशन पर होने वाला है। तो राम किशोर कश्यप जुड़े हुए हैं, स्वागत है राम किशोर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारा v बराबर 18 मीन्स इमेज की लोकेशन, इमेज की लोकेशन ये है, हमें पता नहीं है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज लोकेशन। फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, अगर 1/1 वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से कितना बनाएगा ये 1/f का वैल्यू कितना है -16 इक्वल टू, अगर ये हमारा इस तरीके से है कुछ, तो मैं यहां से इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवाता हूं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहां से -1/16 इक्वल टू u का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया है -1/32। यहां से ये 16 का अगर हमने ट्वाइस निकाला है तो कितना आने वाला है 32। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि मीन्स वस्तु फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाती है। तो जो हमारी जो लोकेशन आने वाली है ऑब्जेक्ट की, वो क्या आने वाली है, u बराबर, अगर वो 8 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो रही है, 32 हमारा इसका आ रहा था, तो अगर वो 8 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो रही है तो कितना बनाएगा वो 24 बनाने वाला है। तो यहां से फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी -24। वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करता हूं तो यहां पर 32 की जगह कितना आ जाएगा -24 प्लस v। तो यहां से 1/v बराबर कितना बनाएगा -1/16 प्लस 1/24।
अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 48 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज -1/48। तो इमेज का लोकेशन कितना आ रहा है, -48, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज हमारी कैसी बन रही है, रियल बन रही है, वास्तविक बन रही है। अगर मैं इसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, दैट इज -v/u। v का वैल्यू हमारे पास में कितना आया है, 48 आया, तो -48/u का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 24। दैट इज मैग्निफिकेशन कितना बना रहा है हमारा, -2 का। जब भी मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव में आता है तो हम क्या बोलते हैं कि इमेज हमारी कैसी होती है, इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है। और मैग्निफिकेशन कितना आया है, 2 आया है, तो मीन्स हमारी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है इसमें, रियल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड मैग्नीफाइड बनने वाली, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारा 2 आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाई, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दूरदर्शी की जब भी हम आवर्धन क्षमता के बारे में बात करते हैं तो आवर्धन क्षमता को हम आई पीस, जो हमारा नेत्रिका लेंस है, आई पीस लेंस है, उसकी पावर को बढ़ाकर इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि जो पावर होती है वो पावर कैसी होती है, हमेशा पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं पावर को बढ़ा के नेत्र, जो अब हमारा आई पीस है, उसकी पावर को बढ़ा के इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकता हूं, तो फोकल लेंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कम करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन सा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन सा होता है हमारा, सी, दैट इज पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से पॉजिट्रॉन हमारा इसका एंटी पार्टिकल है। मूव करते हैं नेक्स्ट। एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग हम किसे कहते हैं। एक बार आप अप्रोच लगाइए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां बोला गया है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग किसे कहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या शो करता है हमारा, अमाउंट ऑफ मोशन को शो करता है, मीन्स गति की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जब भी मैं रोटेशनल मोशन के बारे में बात करता हूं तो रोटेशनल मोशन का जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम के द्वारा। जनरली अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज एल बराबर एम वी आर, जहां पर v क्या हमारा लीनियर वेलोसिटी है, m क्या हमारा मास है, और r क्या हमारा, r है हमारा यहाँ पे जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है वहां से डिस्टेंस। हमें पता है कि मीन्स जो हमारा, जब भी हम रोटेशनल मोशन में बात करते हैं या सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होती है, ओमेगा आर के बराबर होती है। अगर इस वैल्यू को मैं वहां पर पुट कर देता हूं तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एम ओमेगा आर इंटू आर ऑलरेडी है, ये आर और आर मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। हमें पता है कि जिस तरीके से लीनियर मोशन के अंदर हमारा जड़त्व काम करता है, इनर्शिया काम करता है, जो कि हमारा अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में असमर्थ रहता है। स्थिति कौन कौन सी हो सकती है, विरामावस्था वाली स्थिति हो सकती है, गतिमान स्थिति हो सकती है, या किसी विशेष दिशा में जो गति करता है वो स्थिति हो सकती है। तो इन स्थितियों को परिवर्तन में जो विरोध करने का गुण है इसको हम बोलते हैं जड़त्व या फिर इनर्शिया। जिस तरीके से हमारा जड़त्व काम करता है लीनियर मोशन में, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है हमारा रोटेशनल मोशन में। मीन्स चेंज इन रोटेशन को जो हमारा अपोज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो यहां पर हमारा इनर्शिया किस तरीके से गिवन रहता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। पुट करता हूं मैं वैल्यू को, तो दैट इज एल बराबर आई ओमेगा। तो मीन्स हमारा जो कोणीय संवेग है वो किस तरीके से गिवन रहता है, इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एंड वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज हैविंग पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट, कैपेसिटी इज सी नॉट से गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो स्टूडेंट बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा एक ऐसे डिवाइस होती है जो आवेश को, चार्ज को स्टोर करने के काम में आती है। ये हमारा किस फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर करता है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर करता है। क्या पूछा है आपने अनुराग? प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? एक बार थोड़ा सा ये आप क्या पूछ रहे हो इसको थोड़ा सा आप एक बार स्पष्ट पूछिए। स्वागत है आपका अनुराग यादव, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज हैविंग पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट, देन इट्स कैपेसिटी इज सी नॉट, व्हाट इज द एनर्जी? तो हमारा कैपेसिटर क्या स्टोर करता है एनर्जी को? कैपेसिटर हमारा एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी स्टोर्ड एनर्जी के बारे में, तो अगर हमें पता है कि इसका एक्सप्रेशन कितना होता है 1/2 CV², जहां पर C का वैल्यू कितना गिवन है हमें? C नॉट गिवन है, और वोल्टेज का वैल्यू कितना गिवन है हमें? प्रेशर का, अच्छा डेफिनेशन पूछा है, परिभाषा पूछा है। तो प्रेशर हम किसे कहते हैं? प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या रहती है हमारी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेशर है इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो अगर डायमेंशन के बारे में बात करता हूं तो इसकी डायमेंशन कितनी बनाएगा ये? m1 L1 T-2 अपॉन L2, दैट इज इसकी फाइनली डायमेंशन क्या बनने वाली है? m1 L-1 T-2। इस तरीके से हमारा इसका डायमेंशन बनता है। ऊपर जाके ये कितना बना लेगा? -1। तो प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर या फिर दाब। हाँ बिल्कुल, P बराबर F/A से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 CV²। तो अगर मैं C का वैल्यू C नॉट पुट करता हूं, जो कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, V², दैट इज 200 × 200, सॉल्व करते तो इसको 100, तो यहां से ये कितना होने वाला है? यहां से ये बनाएगा हमारा 2 × 10⁴ C0, दैट इज ऑप्शन नंबर कितना बनने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से है स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। तो किस तरीके से एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिजल्टिंग टेम्परेचर T व्हेन 150 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is mixed with 300 ग्राम of water at 50 डिग्री सेंटीग्रेड? जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर 150 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में आइस है और हमारे पास में वाटर है। आइस का मास कितना गिवन है आपको? द्रव्यमान 150 ग्राम गिवन है, और जो हमारा वाटर है इसका द्रव्यमान कितना गिवन है? 300 ग्राम गिवन है। सबसे पहले बर्फ जो हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो क्या करना स्टार्ट करेगी? धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करेगी, मेल्ट होगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में कन्वर्ट होगी। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 0 डिग्री टेम्परेचर के वाटर में वो कन्वर्ट होगी। अब धीरे धीरे जो हमारा बर्फ है, जो पानी है, सिंपल वाटर है, जिसका तापमान कितना गिवन है हमें? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी भी क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा, तभी तो दोनों को मिक्स करेंगे तब इस तरीके से बनने वाला है। तो एक टेम्परेचर आएगा जहां पर दोनों किस में आ जाएंगे? साम्यावस्था में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे वो टेम्परेचर फाइंड करने को पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर हमारा कितना है? T डिग्री टेम्परेचर है। वो हमेशा T डिग्री टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 से लेके 50 के बीच में, 50 के बीच में रहने वाला है। ये हमने अजम्पशन माना है। तो क्या ये अजम्पशन हमारा ट्रू है?
देखते हैं क्या ये एजम्पशन हमारा ट्रू है। तो बात करते हैं कि मीन्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, मीन्स 150 ग्राम वाटर को 150 ग्राम आइस को मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट किसके अंदर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के अंदर। तो जब भी मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता हूं, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं, तो वहां पर हम किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक हीट की। अगर मैं बात करता हूं वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है हमारी, 80 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारी होती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि मीन्स जब भी मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, मीन्स हीट गेन बाई आइस, हीट गेन बाई आइस कितना होगा, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको किसमें, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, m इंटू एल, जहां पर l क्या हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक है, बात करते हैं अब जैसे ही ये वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाता है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे मुझे टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो वहां पर क्या आने वाला है, m इंटू सी इंटू टी माइनस 0, टी डिग्री टेम्परेचर तक मुझे इसको पहुंचाना है। तो यहां पर C क्या हमारा, स्पेसिफिक हीट, जो कि हमें रिक्वायर होती है टेम्परेचर को राइज करने में। इसी तरीके से हीट गेन बाई आइस तो ये हो गया। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा हीट क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। तो हीट लॉस बाई वाटर, कौन सा वाटर है, जो हमारा 300 ग्राम का जो वाटर है ना, ये कितना हीट लॉस करेगा, हीट लॉस बाई वाटर। कैसे करेगा ये, टेम्परेचर को चेंज करने में। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा कितना आता है, एम सी टी, टेम्परेचर हमारा 50 से कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो टी माइनस 50। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हीट लॉस और हीट गेन दोनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। वैल्यूज को पुट करता हूं मैं, एक एक करके वैल्यूज को पुट करता हूं और टी का वैल्यू फाइंड करता हूं। अगर हम बात करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए हमारा कितना होता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है हमारा 1 कैलोरी, और L कितना होता है, लेटेंट हीट 80 होता है। तो मैं पुट कर देता हूं 150 इंटू 80 प्लस 150 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0। तो ये हो गया हमारा हीट गेन बाई आइस। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हीट लॉस बाई आइस कितना होने वाला है, 300 इंटू सी का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 1 टी माइनस 50। ये है हमारा हीट लॉस बाय द आइस। दोनों का हमें इक्वल रखना है। तो मैं नेक्स्ट यहां पर आगे वाली स्लाइड पर इसको इक्वल लिखता हूं। कितना बनाएगा ये, 150 इंटू 80 प्लस 150 इंटू टी माइनस 0, ये 150 टी बनाएगा, 150 टी ही बनाने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं इसको नेक्स्ट वाले को मूव करवाता हूं तो कितना आने वाला है, ये 300 टी माइनस 300 इंटू 50। इस तरीके से ये बनाने वाला है। कितना बनाएगा देखते हैं, कितना बनाने वाला है ये। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है, सॉल्व करने के बाद में ये आएगा हमारा अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से ये आने वाला है 1200 प्लस 150 टी इक्वल टू 300 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 1500 इस तरीके से बनाता है। सॉल्व करते हैं, अगर 1500 हमारा इधर प्लेस करवाता हूं मैं तो कितना बनाने वाला है ये, जैसे ही मैं इसको 1500 को इधर प्लेस करवाता हूं तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा और 150 उधर जाके कितना बना लेगा, 300। यहाँ पर ये टी से मेंशन किया गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल ये बनाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद में फाइनल ये बना रहा है 150 टी इक्वल टू 150 टी इक्वल टू कितना बनाएगा, ये ऐड होगा यहाँ पे जाके। थोड़ा सा अगर हमने देखा है तो मिस्टेक हो चुका है कहीं पे क्वेश्चन के अंदर। एक बार वापस देखते हैं पीछे से।
पीछे से डाटा यहाँ पर लाने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या किया है, देखिए 150 टू 80 प्लस 150 इंटू टी 300 प्लस 50 यहाँ पर हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज किया है, मीन्स 50 माइनस टी से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, हायर से लोअर पे पहुंच रहा है, इसीलिए। तो अब सही है ये हमारा। अब इसको मूव करवाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम जाते हैं तो अगर इसको मैं बराबर रखता हूं तो कितना आएगा, 150 इंटू 80 प्लस 150 टी इक्वल टू हीट गेन के बराबर होगा। ये कितना आने वाला है, 300 इंटू 50 माइनस 300। तो यहां से ये हमारा 1500 बनाएगा, 15,000 माइनस 300 टी, और ये हमारा बनाने वाला है 1200 प्लस 150 टी। सॉल्व करते हैं इसको, तो वो वहां से इधर मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 450 टी इक्वल टू 300 बनाने वाला है 3000। तो टी बराबर 3000 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपका आंसर कितना बनाएगा, 6.66, दैट इज 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनली इसका रिजल्ट आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रपोजनल टू, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किसके प्रपोजनल रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा प्रपोजनल रहता है मास के, क्योंकि हमें पता है कि F बराबर कितना होता है हमारा, F बराबर होता है हमारा G m अपॉन r स्क्वायर। बात करते हैं किसके लिए, जब भी हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो F बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, G m अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से हमारा किसके प्रपोजनल रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल मास के हमारे प्रपोजनल रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सरफेस टेंशन मेनली अराइजेस ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं सबसे पहले तो, और ये क्यों होता है। जब भी हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में तो सरफेस टेंशन हमारा किसे कहते हैं कि मींस कोई भी हमारा लिक्विड होता है वो क्या करना चाहता है, अपनी साइज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अपनी साइज को क्या करना चाहता है, वो कम करना चाहता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ये क्यों होता है, ये हमारा होता है कोहेसिव फोर्स के कारण, मीन्स हमारा जो अंदर की तरफ बल लगता है ना, संयोजी बल, इनके कारण होता है। किसे बोलते हैं, सहसंयोजक बल किसे बोलते हैं, ऐसे बल जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं उनको बोलते हैं कोहेसिव मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो जब भी हम किसी कॉन्केव मिरर को या फिर कॉन्वेक्स मिरर को अगर वाटर में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, दैट इज विल रिमेन अनचेंज, हमारा कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम नहीं दिया हुआ है। व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं तो वो एनर्जी को गेन करेगी, एनर्जी को लॉस करेगी, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं, मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है मनोज कुमार। देखिए बात करते हैं कि मींस 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी देन एनर्जी विल बी। तो बात करते हैं जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी पर किया गया वर्क डन कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, और एनर्जी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मींस एनर्जी क्या की जाएगी, उस समय गेन की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मींस अगर हमारा वर्क डन
कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स हम नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है, तो उस समय हमारी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लेकिन अगर मैं कंजर्वेशन लॉ के द्वारा पढ़ता हूं तो कंजर्वेशन लॉ के द्वारा क्या बोला जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। तो मीन्स राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसी समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं तो एनर्जी क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। मूव करते हैं नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कुछ बोला गया है। इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, यस डिफरेंट मेटल्स के लिए हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इज सेम फॉर ऑल मेटल्स, ये सभी धातुओं के लिए समान होता है, नहीं, ये सभी धातुओं के लिए समान नहीं होता है। हर एक मटेरियल की उसकी कुछ ना कुछ मतलब उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर वो डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बिल्कुल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारा लाइट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ऑप्शन हमारे क्या बनते हैं, राइट बनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज ए ब्रेक देन द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। चलती बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो यह क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो जब भी हम बात करते हैं लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज के बारे में, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, ये क्या प्रदर्शित करता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। जब भी हम बात करते हैं बस के बारे में, जब भी सडन ब्रेक लगाया जाएगा तो जो हमारा बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ में अटैच है, तो इसलिए वो तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या है, हमारा एयर में है। तो जैसे ही वो मोशन कंडीशन में, वो पहले से मोशन कंडीशन में है तो वो आगे भी मोशन कंडीशन में रहना चाहेगा, इसलिए जो हमारा पैसेंजर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाता है, गिर जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने ये 15 क्वेश्चन का एक सेट लगाया है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे क्वेश्चन जुम्बल्ड क्वेश्चन थे, मीन्स मिक्स क्वेश्चन थे। डिफरेंट टॉपिक को इसमें हमने एक जगह इंटीग्रेट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।